सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ग्रुप 16 तक पढ़ चुके हैं और आज हम लोग अब स्टार्ट करेंगे ग्रुप 17 एलिमेंट्स, जिनको हैलोजन भी कहा जाता है। और ग्रुप 17 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। दो तरीके से प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम लोग हर बार, एक है फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टी। सो दिस विल बी आवर सीक्वेंस एवरी टाइम। लेट्स गो एंड बिगिन विथ ग्रुप 17 एलिमेंट्स में स्टार्ट करेंगे। ग्रुप 17 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। तो एस्टाटीन का नाम याद कर लें, बाकी चार का तो आपको याद ही रहता है। इन लोगों को हैलोजन कहा जाता है। इनको हैलोजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ग्रीक लैंग्वेज में हैलोजन का मतलब होता है सॉल्ट प्रोड्यूस करने वाले। तो ये जो मेंबर्स होते हैं ये फर्स्ट ए ग्रुप के साथ मिलकर या सेकंड ग्रुप के साथ मिलकर सॉल्ट बनाते हैं, इस वजह से इनको कहा जाता है सॉल्ट प्रोड्यूसर्स या फिर हैलोजेंस। ऑल्सो देयर इज अ रेगुलर ग्रेडेशन इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एस्टाटीन इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो यहाँ पर जो आपको ज़रूरी बात पता चली है वो ये पता चली है कि ग्रुप में कितने मेंबर्स हैं इनके, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इतना तो याद रहता है। एस्टाटीन को याद रखना है, दिस इज़ अ रेडियो एक्टिव मेंबर, ये बात भी आपको याद रहेगी। अकरेंस देख लेते हैं। अकरेंस मतलब ये कहाँ पाए जाते हैं। फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर फेयरली अबंडेंट वाइल ब्रोमीन एंड आयोडीन लेस सो। फ्लोरीन इज प्रेजेंट मेनली एज इनसॉल्युबल फ्लोराइड्स जैसे फ्लोरस्पार CaF2, दूसरा क्रायोलाइट Na3LF6 या फ्लोरापाटाइट, एंड स्मॉल क्वांटिटीज आर प्रेजेंट इन सॉइल, रिवर, वाटर, प्लांट्स एंड बोन्स एंड टीथ। तो थोड़ा सा ये जो कंपाउंड्स लिखे हैं इनके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, जैसे फ्लोरस्पार CaF2, क्रायोलाइट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, फ्लोरापाटाइट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज सी वाटर, समुद्र का जो पानी है दैट इज़ अ सोर्स ऑफ क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, एंड मेनली सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन होता है। 2.5% बाई मास आप जानते हैं समुद्र में। और नमक बनाया भी कहाँ से जाता है? टेबल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, फ्रॉम द सी वाटर इट इज़ मेड। The deposits of dried up seas contains these compounds sodium chloride and carnallite। कार्नालाइट यहाँ पर आप देखें फॉर्मूला याद रखना है KCl.MgCl2.6H2O। ये एक डबल सॉल्ट है, ये बात भी याद रखना बच्चों कि इट इज़ अ डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में दोबारा से एक बार पढ़ेंगे, सो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दैट दीज आर डबल सॉल्ट्स। नेक्स्ट आते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ पे। तो प्रॉपर्टी आप देखें दो तरह से, इस बार टेबल जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हर बार की टेबल में क्या होता था, सिर्फ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी देते थे। इस बार मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी भी इसमें दी गई है, यानी F2Cl2 की। तो सबसे पहले देख लेते हैं एटॉमिक नंबर, आपको पता ही है, एटॉमिक मास यू नो इट वेल। रेडियस को आप सबसे पहले ऑब्जर्व करें तो रेडियस आप देख सकते हैं 64 से 99, 99 से 114 एंड 133, यानी रेगुलर इंक्रीज ऑफ द रेडियस है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में कोई एक्सेप्शन नहीं है। आयनिक रेडियस अगर देखें तो F- की रेडियस से ज़्यादा है Cl- की, Cl- से ज़्यादा Br- और उससे ज़्यादा I-, यानी आयनिक रेडियस में भी कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, नीचे जाने पर रेडियस बढ़ रही है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटनी चाहिए, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल क्रम से घट रही है, यानी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। तो यहाँ पर भी किसी तरीके का कोई एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में अगर आप देखें तो पूरी पीरियोडिक टेबल में चाहे कहें और इस ग्रुप में भी देखें तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की होती है। यू कैन सी हियर 349। क्लोरीन के बाद आएगा फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद फिर आएगा ब्रोमीन और फिर आएगा आयोडीन। यानी नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती जाती है, लेकिन ये फ्लोरीन है इसकी कम हो जाती है बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज। तो पीरियोडिक टेबल में भी एक सेक्शन पढ़ाया जाता है, यहाँ पर एक बार कन्फर्मेशन हो जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रखें, फ्लोरीन की होती है 4, क्लोरीन की 3.2, ब्रोमीन की 3.0 एंड आयोडीन की 2.7। सो नाउ वी विल गो टू द F2Cl2, Br2 एंड I2। दीज आर मॉलिक्यूल्स। अभी तक हम लोगों ने किसका पढ़ा? एटम का पढ़ा। अब हम किसका पढ़ने जा रहे हैं? मॉलिक्यूल्स का पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, आप उसे ध्यान से सुन लें। सबसे पहली जो चीज़ इंपॉर्टेंट है बच्चों वो ये है
कि अगर आप देखें तो फ्लोरीन इज़ F2, देन आफ्टर आपके पास आएगा Cl2, फिर है Br2 दैट इज़ ब्रोमीन, और फिर फाइनली आएगा I2 दैट इज़ आयोडीन। तो अगर इन चारों में हम लोग देखें तो जो फ्लोरीन है F2, जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे वैसे वैसे नीचे की तरफ जाने पे आप जानते हैं कि साइज़ जो है वो क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। तो अगर नीचे जाने पे साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है तो साइज़ इंक्रीज़ करने के साथ साथ जो बॉन्ड लेंथ होगी वो भी इंक्रीज़ करती जाएगी। तो इस बात को हम लोग कई बार अप्लाई कर चुके हैं, दैट ऑन मूविंग डाउन द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ करेगा तो जो बॉन्ड एनर्जी होगा, बॉन्ड एनर्जी दैट विल डिक्रीज, बॉन्ड एनर्जी विल डिक्रीज। ओके, सो बॉन्ड एनर्जी विल डिक्रीज हेयर। अब अगर बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज करेगा तो आप जानते हैं कि किस बॉन्ड को तोड़ना आसान हो जाएगा, I2 को तोड़ना आसान हो जाएगा। तो जो ऑर्डर है वो ऑर्डर इस तरीके से होना चाहिए था कि फ्लोरीन की जो बॉन्ड एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। लेकिन इसमें फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या हैं? फ्लोरीन अगर मैं यहाँ पर बना के देखूँ तो एक फ्लोरीन और दूसरा फ्लोरीन मैंने बना लिया। नाउ फ्लोरीन हैज़ हाउ मेनी लोन पेयर्स? इट हैज़ 3 लोन पेयर्स। इधर भी जो फ्लोरीन है इसके पास भी कितने लोन पेयर होंगे? 3 लोन पेयर होंगे। तो इन लोन पेयर्स के बीच में बहुत ज़्यादा रिपल्शन हो रहा होगा। तो यहाँ पर लोन पेयर रिपल्शन है। अब आप कहेंगे कि सर ये लोन पेयर रिपल्शन तो सभी के अंदर होगा, लेकिन आप जानते हैं सबसे छोटा साइज़ में कौन है? फ्लोरीन। तो इसमें स्मॉल साइज़ के कारण बहुत ज़्यादा रिपल्शन होता है। बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज़ देयर इज़ सो मच ऑफ लोन पेयर एंड लोन पेयर रिपल्शन। अब अगर ये स्मॉल साइज़ के कारण रिपल्शन होगा तो इसका जो बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इस बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा आसान हो जाएगा। आप खुद इस बात को सोच सकते हैं कि यहाँ पर आप देखें, अगर ये दोनों इधर की तरफ धक्का दे रहे हैं तो इसको, ये जो है इसको तोड़ना ईजी हो जाएगा। तो इसकी जो ये दो चीज़ें हैं इसकी वजह से इसका जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो डिक्रीज़ कर जाता है। तो इसका ग्रुप में सबसे ज़्यादा होना चाहिए था बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बट अगर आप देखें तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज़ कर जाएगा और ये कहाँ पर आ जाएगा? इट विल मूव टू दिस प्लेस, ये यहाँ पर आ जाएगा। तो अब जो नया ऑर्डर बनेगा, ये ऑर्डर आपको याद रखना है, Cl2 का सबसे ज़्यादा, फिर इसके बाद आएगा Br2 के बाद आएगा F2 और F2 के बाद आएगा I2। ये ऑर्डर है किसका? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का, यानी द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, एंड यू हैव टू कीप दिस ऑर्डर इन योर माइंड। ये मैं बता नहीं सकता कि ये वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, बहुत बार इसको पूछ लिया जाता है। तो ये ऑर्डर आप याद रखेंगे रिगार्डिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। एक और चीज़ है इसमें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे भी पूछ लिया करते हैं। सो द नेक्स्ट थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट हेयर वो है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग कौन होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। अगर मैं किसी को कहना चाहता हूँ कि कोई एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, तो इसका मतलब क्या होता है पहले आप इसे समझ लें। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी मतलब जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर दे, यानी रिड्यूस कर दे स्वयं को, रिड्यूस इट सेल्फ, जो खुद को रिड्यूस करे उसे बोलते हैं रिड्यूसिंग, उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग। अब अगर खुद रिड्यूस होगा तो मतलब खुद क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन। और इलेक्ट्रॉन गेन करने में अगर हम देखें तो जो ऑर्डर है उस हिसाब से फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन, ये 4 होने चाहिए थे। तो ये चारों आप जानते हैं दीज आर हैलोजेंस, तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए इन चारों में से भी कौन सबसे ज़्यादा ईजिली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, तो इन चारों में आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की क्षमता सबसे ज़्यादा है। अब यहाँ पर आप क्लोरीन को देखें तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो मैक्सिमम है, क्लोरीन हैज़ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इस हिसाब से तो इसको सबसे ईजिली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन ये सबसे ईजिली एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, उसका कारण क्या है? देखें, किसी को भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए 3 चरण से गुजरना पड़ता है। जैसे फ्लोरीन है
तो सबसे पहले इसको देना, यहाँ से ये फ्लोरीन F2 यानी F और F के बीच में बॉन्ड है, ये कन्वर्ट हो जाएगा 2F के रूप में। 2F का मतलब क्या हुआ कि ये 2F का मतलब ये हो गया कि ये बन गया एटम, और यहाँ पर ये क्या था, दिस वॉज मॉलिक्यूल। तो यू कैन सी इट वॉज अ मॉलिक्यूल एंड नाउ इट हैज़ बिकम एन एटम। तो मॉलिक्यूल से इसको एटम बनाने के लिए आपको कौन सी एनर्जी देनी पड़ेगी, यहाँ पर यू हैव टू गिव वन एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। यानी आपको बॉन्ड तोड़ने में जो एनर्जी देनी पड़ती है वो आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फिर किस में, एटम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगले नंबर पे फिर आपको कुछ यहाँ पर करना पड़ेगा, ये जो फ्लोरीन है इसको आप कन्वर्ट करेंगे किस में, F माइनस में। F माइनस में किसी को भी जब कन्वर्ट किया जाता है तो फिर उसको एक स्पेसिफिक टाइप की एनर्जी रिलीज़ करता है वो, एंड दैट एनर्जी इज़ रिलीज्ड हेयर एंड दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो यहाँ पर एक एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज़ होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इसी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं, ये यहाँ पर रिलीज़ होगा। अब ये जो F माइनस है, ये F माइनस किस में कन्वर्ट होगा, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू F माइनस एक्वस। ये जो हमने लास्ट में डायग्राम बनाया है ये वाला, इस डायग्राम को फिर से लेना पड़ेगा, मैं फिर से बना रहा हूँ इसको प्रॉपरली। ओके, सो किसी को भी ऑक्सीडाइजिंग बनाने के लिए, ओके तो आप चलते हैं बच्चों NCERT पे और देखते हैं। तो F2 और Cl2, Br2 और I2 में से अगर आप देखें तो जो बॉन्ड लेंथ है उसका ऑर्डर क्या है, 143। फ्लोरीन से ज़्यादा क्लोरीन का है, क्लोरीन से ज़्यादा ब्रोमीन का है, ब्रोमीन से ज़्यादा किसका है, आयोडीन का है। यानी बॉन्ड लेंथ में कोई चेंज नहीं है, लेकिन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में देखें तो सबसे ज़्यादा क्लोरीन की है, फिर उससे कम है ब्रोमीन की, फिर ये फ्लोरीन आता है जो अभी मैंने आपको करके दिखाया था, और फिर कौन आएगा, आयोडीन आएगा। नेक्स्ट नंबर पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी देख लेते हैं। जैसे आप नीचे जाएंगे वैसे नीचे जाने पे मॉलिकुलर वेट बढ़ेगा, और मॉलिकुलर वेट बढ़ेगा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाएंगे। तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि नीचे जाने पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, और उस वजह से मॉलिकुलर वेट भी क्या होगा, बढ़ेगा, और उस वजह से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा क्योंकि वॉन डेर वाल्स फोर्स बढ़ते चले जाते हैं। डेंसिटी अगर आप देखें तो डेंसिटी 1.5 से 1.6, 3.19 और 4.94, यानी डेंसिटी भी क्या हो रही, बढ़ती चली जा रही है यहाँ पर। तो डेंसिटी भी नीचे जाने पर बढ़ती है। और जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है इसमें एक्सेप्शन था, तो वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। E0 वैल्यू के बारे में अभी थोड़ी देर में हम लोग बात करेंगे आफ्टर सम टाइम। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबका NH2 NP5 होता है। एटॉमिक आयनिक रेडाई हम लोगों ने देख लिया, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी हमने टेबल में देख लिया है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में सिर्फ इतना याद रखना है कि किसका मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम विल बी फॉर क्लोरीन। तो आपको याद रखना है कि क्लोरीन के लिए मैक्सिमम होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम EA किसका होता है, क्लोरीन का होता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आपको मालूम है किसका, फ्लोरीन का सबसे हाईएस्ट है, सो दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट फ्लोरीन हैज़ मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिजिकल प्रॉपर्टी पे आते हैं बच्चों। हैलोजन डिस्प्ले स्मूथ वेरिएशन इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। यहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोगों ने किसी भी ग्रुप की बहुत डिटेल में नहीं पढ़ी है, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगा कि हैलोजन की फिजिकल प्रॉपर्टी सभी बच्चों को अच्छे से आनी चाहिए, बिकॉज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलोजन इज़ इम्पॉर्टेंट, सो आई वॉन्ट एवरीबडी टू नो इट। सबसे पहले आप देखें, फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसेज, ब्रोमीन इज़ अ लिक्विड एंड आयोडीन इज़ अ सॉलिड। फ्लोरीन क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है और आयोडीन एक सॉलिड है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट स्टीडली इंक्रीज विथ एटॉमिक नंबर। ऑल हैलोजन्स आर कलर्ड, सब कलर्ड होते हैं, और आपको सबका कलर भी पता होना चाहिए। आप यहाँ कलर देख सकते हैं, फ्लोरीन येलो कलर का है, क्लोरीन ग्रीनिश येलो कलर का है, ब्रोमीन रेड एंड आयोडीन जो है वो वायलेट कलर का होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। यानी इन सब का कलर आपको याद रखना पड़ेगा। कलर इसमें क्यों होता है,
बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करते हैं और हायर एनर्जी में एक्साइट हो जाते हैं। फ्लोरीन एंड क्लोरीन रिएक्ट विथ वाटर। ब्रोमीन एंड आयोडीन आर ओनली sparingly soluble in water but are soluble in various organic solvent such as chloroform, carbon tetrachloride and carbon disulfide and hydrocarbon to give colored solution। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो पोर्शन है इससे भी क्वेश्चंस बहुत सारे पूछ लिए जाते हैं बच्चों, सो यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड। सो नेक्स्ट इज जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी फ्रॉम क्लोरीन ऑनवर्ड शो द एक्सपेक्टेड ट्रेंड ClBr_Br_II। अ रीज़न फॉर दिस एनोमली इज द रिलेटिवली लार्ज इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। तो ये अभी हम लोगों ने बात की थी कि आखिर जो ये ऑर्डर होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का, वो आखिर क्यों गड़बड़ होता है, मतलब व्हाट इज़ द रॉन्ग विद द ऑर्डर। फ्लोरीन नीचे आ जाता है बिकॉज ऑफ रिपल्शन। तो ये बात यहाँ पर समझाई गई कि ऐसा क्यों होता है इन द लैंग्वेज ऑफ NCERT। ये मैंने अभी आपको बता दिया है। नाउ द नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टी। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी से पहले ये एक चित्र बना के बताया है NCERT ने कोई कॉन्सेप्ट, तो वो कॉन्सेप्ट को हम लोग पहले बच्चों समझ लेते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजेस इनके क्यों आते हैं, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट थिंग। ओके, सो मैं यहाँ पर एक एलिमेंट कोई ले लेता हूँ एंड दैट एलिमेंट इज़ क्लोरीन। अभी मैं क्लोरीन ले लेता हूँ Cl2, और क्लोरीन जो है इसका अगर एटम मैं बनाऊँ तो वो हो जाएगा क्लोरीन। और क्लोरीन बनने के बाद इसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं। द एटॉमिक नंबर दिस विल बी 17। अगर इसका एटॉमिक नंबर 17 होगा तो अगर मैं इसका कन्फिग्रेशन यहाँ पर लिख दूँ तो कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, पूरा कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब जो बातें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुन लें। सबसे पहले ज़रूरी बात यह है कि जो 3s2 3p5 है ये वैलेंस शेल है। दिस इज़ वैलेंस शेल। वाई आई एम कॉलिंग इट अ वैलेंस शेल, बिकॉज ये आउटर मोस्ट शेल है तो इसी को वैलेंस शेल कहा जाएगा। और इसमें 3D भी अवेलेबल होगा, हालांकि वो वैकेंट है, यानी कि D है लेकिन वैकेंट D अवेलेबल है। दिस आई कैन राइट हेयर दैट इट हैज़ अ वैकेंट D। अब इसका मैं यही चित्र बना के देखता हूँ वैलेंस शेल का। तो इसमें मैंने एक बना लिया ये 3s, इसके बाद दूसरा मैंने बना लिया 3p, और 3p में आप जानते हैं कि 3p में 3 ऑर्बिटल्स होती हैं, तो दिस इज़ 3p। एंड नेक्स्ट आई एम ड्राइंग हेयर इज़ 3d। तो 3d के अंदर कितनी ऑर्बिटल्स होंगी, 4, 1 2 3 और ये 4। तो 4 क्रॉस बनाए हैं, 5 ऑर्बिटल टोटल यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं काउंट करके। तो दिस इज़ 3d। सो 3s 3p एंड 3d, और ये क्लोरीन हो गया। अब आप देखिए मैं इसका इलेक्ट्रॉन फिल करने जा रहा हूँ। तो क्लोरीन में आप देखें 3s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। 3p में इलेक्ट्रॉन्स अगर आप देखें तो 5 भरने हैं, तो पहले एक एक भरेंगे हुंड्स रूल के हिसाब से, फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट और ये हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप देखें अभी ये जो कन्फिग्रेशन मैंने यहाँ पर लिखा है, दिस कन्फिग्रेशन इज़ ऑफ ग्राउंड स्टेट। ये ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन है। ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन में अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप इस चित्र के हिसाब से देख सकते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या है 1। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो बॉन्ड भी ये कितने बना सकता है, बॉन्ड 1, एक ही बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो आप देखें यहाँ पर ये सिर्फ एक ही बॉन्ड बना पाएगा इन इट्स ग्राउंड स्टेट। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, बनाते हैं एक्साइटेड स्टेट। लेकिन एक्साइटेड स्टेट भी हमने कौन सा बनाया है, एक्साइटेड स्टेट 1। तो जब पहला एक्साइटेड स्टेट आएगा तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो जाना। अब आप देखें ये है 3p यानी ये थर्ड शेल का है, और ये है 3d ये भी थर्ड शेल का है, यानी दोनों ही थर्ड शेल के हैं। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ये जो आपको दिख रहा है ये अगर चाहे तो मूव करके यहाँ तक जा सकता है, इस जगह तक, यानी एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो जाएगा। और अगर एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो जाएगा तो आप देखें नया जो डायग्राम बनेगा एक्साइटेड स्टेट 1 में वो किस तरीके का बनेगा। ये मैंने बना दिया 3s और ये बन गया 3p और यहाँ पर मैंने बना दिया 3d। तो आप देखें पहली बार फर्स्ट टाइम एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पर चला गया है, d में। तो अब जो इलेक्ट्रॉन्स का कन्फिग्रेशन होगा वो होगा यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, यहाँ पर 1
और यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, और फिर जब भरेंगे तो एक यहाँ पर भरेंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हुआ करता था इस जगह पर, आप देखें वो इलेक्ट्रॉन तो मूव करके अब कहाँ पहुँच गया है, यहाँ पर पहुँच गया है। तो अब इसमें एक्साइटेड स्टेट 1 में अगर आपसे मैं पूछूं कि हाउ मैनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड हो जाएंगे 3। तो ये बॉन्ड भी कितने बना सकता है, 3 बना सकता है। तो इसका मतलब कि ग्राउंड स्टेट में कितने बॉन्ड बनाएगा, 1। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितने बनाएगा, 3। और अगर मैं यहाँ पर एक और एक्साइटेशन करवाऊँ तो अब वो मैं चित्र नहीं बनाने जा रहा, मुझे लगता है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर एक और एक्साइटेशन इसके अंदर करवाते हैं तो आप देखिए ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है जो कि यहाँ पर है, ये मूव कर जाएगा और मूव करके यहाँ पर आ जाएगा। अगर ये यहाँ आएगा तो अब टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 5, और फिर एक और एक्साइटेशन करवा सकते हैं तो ये यहाँ मूव कर जाएगा और टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 7। तो अगर मैं नट शेल लिखना चाहूँ इस बात को तो कैसे लिख सकता हूँ, इस पूरी बात के कंक्लूजन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, द कंक्लूजन इज़ कि इन हैलोजन एटम, अगर हम हैलोजन की बात करें तो इन हैलोजन एटम्स एक को छोड़ दिया जाए एक्सेप्ट फ्लोरीन। अब मैं फ्लोरीन को छोड़ क्यों रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं फ्लोरीन के पास तो डी है ही नहीं, तो एक्साइटेशन होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि एक्साइटेशन होकर इलेक्ट्रॉन डी में ही जा रहा था। तो फ्लोरीन को अगर छोड़ दिया जाए तो क्लोरीन या ब्रोमीन या फिर आयोडीन, इन सब के लिए क्या होगा, इनके ग्राउंड स्टेट पे अगर आप इनको देखेंगे, ग्राउंड, और ये है एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फिर एक्साइटेड स्टेट सेकंड, फिर एक्साइटेड स्टेट थर्ड। तो ग्राउंड स्टेट पे कितने बॉन्ड बनाएंगे, दे विल फॉर्म 1 बॉन्ड। जब ये एक्साइटेड स्टेट पे जाएंगे तो बनाएंगे 3 बॉन्ड्स। फिर जब नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे जाएंगे तो ये बनाएंगे 5 बॉन्ड, और उसके आगे जब एक्साइटेड पे जाएंगे तो ये बनाएंगे कितने, 7 बॉन्ड्स। और 7 से ज़्यादा बना नहीं सकते क्योंकि इनकी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 7 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब मैं सीधे अगर यहाँ पर लिखना चाहूँ, जैसे मैंने लिख दिया IF7, अब मैं इसमें अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लूँ कि बताओ आयोडीन किस स्टेट में है, तो ग्राउंड में 7 बॉन्ड बना रहा है आयोडीन यहाँ पर। तो 7 बॉन्ड बनाने का मतलब आयोडीन किस स्टेट में है, इट इज़ इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट में। इसके अलावा मैं लिख दूँ ClF3, तो इसमें मैं पूछूं क्लोरीन किस एक्साइटेड स्टेट में, तो आप देखें क्लोरीन कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है। तो इसका मतलब क्लोरीन की कौन सी एक्साइटेड स्टेट चल रही है, एक्साइटेड स्टेट 1 चल रहा है। तो अब मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ जाएगी। एक और एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ Cl डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O-, तो अगर मैं पूछूं कि बताओ ये जो लिखा है ClO3-, आप जानते हैं ClO3-, तो ClO3- के अंदर अगर मैं पूछूं कि क्लोरीन किस एक्साइटेड स्टेट में है, तो आप बॉन्ड्स को काउंट कर लें, 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं, 2 2 4 और 1 ये 5। तो 5 बॉन्ड अगर इसने बनाए हैं तो इसका मतलब ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट में है, एक्साइटेड स्टेट सेकंड 2 में है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको इतना याद रखना है दैट इट इज़ इन एक्साइटेड स्टेट 2। तो ये एक्साइटेड स्टेट का कॉन्सेप्ट NCERT ने पढ़ाया है। अब हम अपनी किताब पे चलते हैं और देख लेते हैं कि इसको कैसे समझना है। आप यहाँ पर देखें, आपके पास NS है, NP है और ND है। अदर देन फ्लोरीन लिख दिया गया है क्योंकि आपको पता है फ्लोरीन ये काम नहीं कर सकता है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आप देखें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और अनपेयर्ड हो गया है, तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तक चला जाएगा। अगले में सेकंड एक्साइटेड स्टेट में आप देखें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो +5 तक चला जाएगा। थर्ड एक्साइटेड स्टेट में आप देखें 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये कहाँ तक चला जाएगा, +7 तक चला जाएगा। यानी इसके ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +3 +5 +7 कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो ग्राउंड में है या एक्साइटेड स्टेट 1 में है या 2 में है या 3 में है। और एक्साइटेशन हमेशा सेम शेल के अंदर ही होता है, ये आपको याद रखना है। The higher oxidation state of chlorine, bromine and iodine are realized mainly with the halogens are in combination with the small and highly electronegative fluorine and oxygen। तो इनकी जो हायर EN है वो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ रियलाइज होगी। All the halogens are highly reactive
दे रिएक्ट विथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टू फॉर्म हैलाइड, द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। बच्चों इस बात को ध्यान से देख लें, रिएक्टिविटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, जबकि फर्स्ट ए ग्रुप जो था, फर्स्ट ए का मतलब सोडियम पोटेशियम वाला ग्रुप, उसमें रिएक्टिविटी नीचे जाने पर बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर आप देखें रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप जाने पे क्या हो रही है, घट रही है। ये बात आपको याद रखनी है। द रेडी एक्सेप्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज द रीजन फॉर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर। फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग हैलोजन है और ये बाकी सभी को ऑक्सीडाइज कर देता है और उसके सॉल्ट से रिप्लेस भी कर देता है। थोड़ा इस बारे में हम लोग कुछ बातें करेंगे विच आर इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस हेयर। ओके, सो द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू टॉक हेयर इज़, अगर किसी को ऑक्सीडाइजिंग नेचर किसी का जज करना है तो उसके लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले फ्लोरीन से बनेगा 2F, 2F से बनेगा F माइनस, और ये F माइनस से बनेगा F माइनस एक्वस। तो ये 3 स्टेप हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, अब देखिए इसमें क्या क्या करते जा रहे हैं। ये एक मॉलिक्यूल था और मॉलिक्यूल को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, एटम में, और एटम से हमने क्या इसको कन्वर्ट कर दिया एनायन में, और एनायन के बाद अब ये क्या बन गया है, दिस इज़ हाइड्रेटेड एनायन। सो दीज आर द स्टेप्स, हाइड्रेटेड एनायन। जब आप इतना चेक करेंगे किसी का तब आप जान पाएंगे कि उसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर किस तरीके का है। सिमिलरली अगर मैं यही काम किसके साथ करना चाहूँ, क्लोरीन के साथ, तो क्या स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले Cl2 को कन्वर्ट करेंगे 2Cl, 2Cl को फिर कन्वर्ट करेंगे Cl माइनस, और फिर Cl माइनस को कन्वर्ट करेंगे Cl माइनस एक्वस में। कौन कौन सी चीज़ें हैं ये ऊपर लिखा हुआ है तो उसको मैं दोबारा लिखने नहीं जा रहा हूँ। अब आप देखें बच्चों, फ्लोरीन में यहाँ पर ये F2 है, और F2 में अगर आप इसको F2 से 2F यानी एटम बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक एनर्जी देनी पड़ेगी, और जो एनर्जी देनी पड़ेगी उस एनर्जी का नाम क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये एनर्जी आपको यहाँ पर देनी पड़ती है, सप्लाई करनी पड़ती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब इसके बाद जब आप फ्लोरीन से F माइनस बनाते हैं तो यहाँ से आप देखें एक एनर्जी रिलीज़ होती है, और जो एनर्जी रिलीज़ होती है इस एनर्जी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो द सेकंड वन इज़ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड दिस एनर्जी इज़ रिलीज्ड। जब F माइनस से F माइनस एक्वस बनता है तो भी यहाँ पर एक एनर्जी रिलीज़ होती है। कोई भी आयन जब हाइड्रेट होता है तो जो एनर्जी रिलीज़ होती है उस एनर्जी का नाम होता है हाइड्रेशन एनर्जी। तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है वो है हाइड्रेशन एनर्जी। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल सेम यहाँ पर भी लगेगा। यहाँ भी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ेगी क्लोरीन में, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज़ होगी, और हाइड्रेशन एंथैल्पी भी क्या होगी, रिलीज़ होगी। तो आप देखें कौन सी चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए पूरी प्रोसेस में, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमको देनी पड़ रही है, इसका मतलब दैट इज़ अवर इन्वेस्टमेंट। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी शुड बी लो। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ BDE शुड बी लो, ये कम होना चाहिए। आप जानते हैं आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट कम होना चाहिए। सो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी शुड बी लो, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है और जो हाइड्रेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एनर्जी, एंड हाइड्रेशन एनर्जी को मैं HE लिख देता हूँ। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एनर्जी शुड बी हाई, ये ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि ये हमें मिल रहा है, तो जो मिल रहा है वो आउटपुट ज़्यादा होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी शुड बी लो। अब इसमें तीनों में देखते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन इसमें आगे जाता है। तो सबसे पहले आप देखें अगर फ्लोरीन और क्लोरीन में, तो फ्लोरीन और क्लोरीन में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी कम होती है, फ्लोरीन की कम होती है। तो इसका मतलब पहले स्टेप में कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फ्लोरीन, फर्स्ट स्टेप में। दूसरे स्टेप में देखें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूरी पीरियोडिक टेबल में आप जानते हैं किसकी ज़्यादा होती है, क्लोरीन की। यानी सेकेंड स्टेप में कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्लोरीन इज़ परफॉर्मिंग वेल। सेकेंड स्टेप में क्लोरीन विजेता है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा है, क्लोरीन की ज़्यादा है।
और थर्ड स्टेप में आप देखें तो थर्ड स्टेप में फिर से कौन जीत जाएगा, फ्लोरीन जीत जाएगा। उसका कारण यह है क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी फ्लोरीन की ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज़। हाइड्रेशन एनर्जी उसकी ज़्यादा होती है जिसका स्मॉल साइज़ होगा। तो चूँकि साइज़ स्मॉल है किसका, फ्लोरीन का, तो किसकी ज़्यादा हो गई, फ्लोरीन की ज़्यादा हो गई। अब आप देखें इस पूरे कार्यक्रम में 3 चीज़ें हुई। पहला हुआ बॉन्ड डिसोसिएशन, उसमें फ्लोरीन विनर रहा। दूसरा हुआ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उसमें क्लोरीन विनर रहा। और तीसरा हुआ हाइड्रेशन, उसमें फिर से फ्लोरीन विनर रहा। तो फाइनली इस पूरी प्रोसेस में जो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो होता है फ्लोरीन, यानी बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग द हैलोजन कौन हो जाएगा, फ्लोरीन। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका रीज़न क्या है तो बिकॉज ऑफ हाई हाइड्रेशन एनर्जी, क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है किसकी, फ्लोरीन की, इस वजह से ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा है, आपको पता है क्लोरीन की ज़्यादा है। तो इससे रिलेटेड बहुत सवाल पूछे गए हैं। एक पहला जो इससे रिलेटेड सवाल पूछा जाता है वो F2 इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फ्लोरीन इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये पहला सवाल हो गया। मैं आपको इससे रिलेटेड सारे सवाल बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इट इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये पहली बात हो गई। दूसरा सवाल, इसका ऑर्डर आपको आना चाहिए, फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। तो ये ऑर्डर हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूछा जाता है कि आउट ऑफ द गिवन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो क्लोरीन की ज़्यादा है, फिर भी फ्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा कैसे हो गया। तो उसका रीज़न क्या है, F2 हैव वेरी हाई हाइड्रेशन एनर्जी। तो जिसने इसको मैच जिताया है वो कौन है, हाइड्रेशन एनर्जी। AIEEE या फिर JEE में इसको पूछ चुका है। वेरी हाई, हाई नहीं लिखा मैंने यहाँ पर, वेरी हाई हाइड्रेशन एनर्जी। तो कौन कारण बना इसके जीत का, वेरी हाई हाइड्रेशन एनर्जी। ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट इसमें ये पूछा जाता है, ज़रा ध्यान से सोचे बच्चों, कोई एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। अगर ये किसी को ऑक्सीडाइज करेगा तो ये खुद इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन में किसको अधिकार है इलेक्ट्रॉन गेन करने का, तो फ्लोरीन हैज़ मैक्सिमम पावर टू गेन इलेक्ट्रॉन। इसके पास सबसे ज़्यादा पावर है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, यानी इसके पास सबसे ज़्यादा पावर है F- बने रहने की। इसके सामने और कोई माइनस बन के नहीं रह सकता है। ये अगला और ज़रूरी पॉइंट है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप देखें बच्चों, अगर मैंने लिखा फ्लोरीन है और साथ में HCl है, तो अगर ये इस तरीके का है तो आप देखें यहाँ पर, या अगर हम एक सॉल्ट ले लें तो इफ़ वी हैव अ सॉल्ट, लेट अस कंसीडर, फ्लोरीन के साथ हमने ले लिया है NaCl। सॉल्ट लेंगे तो ज़्यादा बेटर रिएक्शन होगा एसिड के फॉर्मेशन में, इट मे नॉट फॉलो द ट्रेंड, ठीक है। तो फ्लोरीन के साथ NaCl। अब जरा आप ध्यान से सोचें कि इसमें फ्लोरीन के सामने क्लोरीन -1 पे है और फ्लोरीन 0 पे है, जबकि आप जानते हैं माइनस में रहने का अधिकार सबसे ज़्यादा किसके पास है, फ्लोरीन के पास। तो ये तुरंत क्या करेगा, क्लोरीन को डिस्प्लेस कर देगा और ये बना लेगा NaF, यानी खुद -1 में चला जाएगा और क्लोरीन को बाहर कर देगा Cl2। इसी तरीके से अगर फ्लोरीन के सामने कोई भी आ गया, NaBr आ गया, तो आप जानते हैं कि क्या होने वाला है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू NaF और साथ में क्या बन जाएगा, Br2, यानी ये डिस्प्लेस कर देगा। लेकिन अगर इसी में आप ज़रा सोचें कि अगर क्लोरीन आ गया और साथ में है NaF, तो क्या क्लोरीन फ्लोरीन को रिमूव कर सकता है, तो नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। सो फ्लोरीन कैन रिप्लेस क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लोरीन कैन रिप्लेस ब्रोमीन एंड आयोडीन, ब्रोमीन कैन रिप्लेस आयोडीन एंड आयोडीन कैन नॉट रिप्लेस एनीवन। इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रुप में हायर है, हायर कैन रिप्लेस लोअर, हायर लोअर को रिप्लेस कर सकता है। ये नियम आपको याद रखना है बच्चों, हायर कैन रिप्लेस लोअर, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग पुनः अपनी पुस्तक पर। तो ये जो बात लिखी हुई है, फ्लोरीन किसको किसको रिप्लेस कर सकता है, ब्रोमीन आयोडीन को रिप्लेस कर सकता है, क्लोरीन रिप्लेस कर सकता है ब्रोमीन और आयोडीन को।
तो दिस इज बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी ऑफ द हैलोजन इन एक्वस सॉल्यूशन डाउन द ग्रुप इज एविडेंट फ्रॉम देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पर। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और ये हाइड्रेशन एनर्जी, ये हम लोगों ने ऑलरेडी अभी पढ़ लिया है थोड़ी देर पहले। इसके बाद आप यहाँ पर देखें फ्लोरीन, अगर ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन हो जाए तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू F-। आप देखें फ्लोरीन F- बन गया क्योंकि इसको सबसे ज़्यादा अधिकार है F- बनने का, और H2O जो है वो -2 से फिर किस में चला गया, 0 में चला गया। दूसरा कोई हो यानी क्लोरीन और ब्रोमीन हो अगर H2O के साथ, तो फिर क्या होता है डिसप्रपोर्शनेशन, यानी कि HX भी बनेगा और HOX भी बनेगा, और इस रिएक्शन को बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन। तो यू हैव टू कीप दिस रिएक्शन इनटू योर माइंड। नेक्स्ट इज अगर आपने आयोडीन लिया है तो क्या होगा, I2 और H2O बन जाएगा, यानी आयोडीन ऑक्सीडाइज हो जाएगा किस में, I2 में, और ऑक्सीजन चला जाएगा माइनस में। यानी यहाँ पर आप देखें बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन से अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, फ्लोरीन, और कम अच्छा कौन है, आयोडीन, और बराबर की लड़ाई किससे होती है, क्लोरीन और ब्रोमीन से बराबर की लड़ाई होती है, इसीलिए डिसप्रपोर्शनेशन होता है। तो आपको ये रिएक्शंस याद रखने हैं। एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन पे कोई बात नहीं करनी है मुझे। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी आप यहाँ पर देख सकते हैं, HF, HCl, HBr, नीचे जाने पर आपको पता है क्या क्या चेंजेस होते हैं, कई बार मैंने आपको लिख के बताया है। साइज़ बढ़ेगा, साइज़ बढ़ने से क्या होगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होता जाएगा, तो यू कैन सी द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज डिक्रीजिंग, और अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो आप यहाँ पर देखें एसिडिक स्ट्रेंथ pKa जिसका कम होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, तो HI सबसे ज़्यादा एसिडिक है, फिर HBr, फिर HCl, और सबसे पुअर एसिड है HF। तो आपको ये बातें याद रखनी है। दूसरा, मेल्टिंग पॉइंट वाले ऑर्डर में एक चेंज आता है, HF सबसे आगे चला जाता है। आप यहाँ पर देखें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आता है कि ये सबसे आगे चला जाता है, और मेल्टिंग पॉइंट में एक कदम पीछे रह जाता है, यानी कि HI के बाद आएगा। तो ये आपको याद रखना है। इसको मैं एक बार लिख के भी बता दे सकता हूँ क्योंकि इससे सवाल खूब पूछे जाते हैं। सो यू हैव टू कीप ऑल दिस थिंग्स। हालांकि हमने हर ग्रुप में इसको लिखा है, बट वंस अगेन लेट अस रिवाइज ऑल दिस। HF, HCl, HBr, HI, ऑल दीज आर हाइड्राइड्स। सो जैसे ही हम लोग इसमें ग्रुप में नीचे जाएंगे, वैसे नीचे जाने पे सबसे पहली चीज़ क्या है, साइज़ ऑफ एनायन, ये इंक्रीज़ कर रहा है। साइज़ ऑफ एनायन इज़ इंक्रीजिंग। सेकंड नंबर पे अगर साइज़ इंक्रीज़ करेगा तो आपको पता है क्या होगा, बॉन्ड लेंथ विल इंक्रीज़। अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ करेगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीजेस। और ये एनर्जी क्यों कम होती जाएगी ये आपको पता है, बिकॉज बॉन्ड टूटेगा आसानी से, जो बड़ा बॉन्ड होता है वो इजीली टूट जाता है। अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी बच्चों तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों बढ़ गई है, क्योंकि आसानी से H दे देगा। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो आपको पता है बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इसको तुरंत ही लिख लेते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ विल डिक्रीज। अगर बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और बॉन्ड जल्दी टूटेगा तो आपको पता है थर्मल स्टेबिलिटी, दिस विल डिक्रीज, थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज करती जाएगी। एंड द नेक्स्ट वन इज रिड्यूसिंग नेचर, जो इनका रिड्यूसिंग नेचर है वो नीचे जाने पर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो ये इतनी बातें याद रखनी है। और जो ज़रूरी बात इससे रिलेटेड याद रखनी है वो है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। तो आप जानते हैं HF के पास एक खासियत होती है, वो खासियत क्या है, इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, इट ईजिली फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखें बॉइलिंग पॉइंट नीचे जाने पर बढ़ता है नॉर्मली, तो नीचे जाने पर बढ़ना चाहिए। इस हिसाब से सबसे कम होना चाहिए HF का, लेकिन HF का सबसे ज़्यादा होता है, तो HF यहाँ पर आ जाता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है तो वो HCl का हो जाएगा। ये भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बिकॉज ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा चुका है। तो HCl हैज़ मिनिमम
बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन ऐसे नहीं पूछते हैं, ये लोग पूछ लिया करते हैं कि मोस्ट वोलाटाइल कौन होगा। तो मोस्ट वोलाटाइल इन सब में से कौन हो जाएगा, मोस्ट वोलाटाइल विल बी HCl, इट विल बी मोस्ट वोलाटाइल। यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड, ठीक है। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। हैलोजन फॉर्म्स मैनी ऑक्साइड विथ ऑक्सीजन बट मोस्ट ऑफ देम आर अनस्टेबल। फ्लोरीन फॉर्म्स 2 ऑक्साइड, एक OF2 है दूसरा O2F2, ओनली OF2 इज थर्मली स्टेबल। तो आप ये जान लें, इन दोनों में पूछा जा चुका है OF2 और O2F2 में कौन ज़्यादा स्टेबल है। सो OF2 इज मोर स्टेबल। दीज ऑक्साइड्स आर इसेंशियली ऑक्सीजन फ्लोराइड्स। ये ऑक्साइड नहीं है बल्कि ये क्या है, ऑक्सीजन फ्लोराइड्स हैं, बिकॉज ऑफ द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन दैन ऑक्सीजन। O2F2 oxidizes plutonium to PuF6 and the reaction is used in removing plutonium as PuF6 from spent nuclear fuel. Chlorine, bromine and iodine form oxide in which the oxidation state of the halogen ranges from +1 to +7. अगली जो बात याद रखनी है वो ये है कि स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड ये ऑर्डर फॉलो करती है। ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यू हैव टू कीप कि जो ऑक्साइड्स हैं उनकी स्टेबिलिटी आयोडीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। ब्रोमीन मिडिल में आता है तो इसका सबसे कम हो जाता है, इसको बोलते हैं मिडिल एलिमेंट, मिडिल रो एनोमली। आप देख सकते हैं यहाँ पर मिडिल रो एनोमली लिखा है, तो ब्रोमीन के ऑक्साइड सबसे कम स्टेबल होते हैं, ये आपको याद रखना है। मेटल से रिएक्ट करेंगे तो आपको पता है कि ये क्या बनाएंगे, हैलाइड्स बनाएंगे, और हैलाइड में जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो सबसे ज़्यादा होगा Mi के अंदर। कारण क्या है, छोटा कैटायन बड़ा एनायन। सो लार्ज एनायन मीन्स मोर कोवेलेंट, जितना लार्ज एनायन होगा उतना ज़्यादा कोवेलेंट होगा। और फ्लोरीन सबसे ज़्यादा आयनिक कंपाउंड्स बनाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। चार्ज जितना ज़्यादा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछूं कि SnCl2 और SnCl4 में किस में ज़्यादा, इन दोनों में से किस में ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, तो SnCl4, बिकॉज यहाँ पर +4 है और यहाँ पर +2 है, तो चार्ज जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा। रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन टुवर्ड्स अदर हैलोजन, तो इंटर हैलोजन कंपाउंड बहुत सारे बनते हैं, XX, XX3, XX5 एंड XX7। इनकी डिटेल स्टडी हम लोगों को लास्ट में करनी है, सो वी विल सी देम देयर। नाउ वी विल कम टू द कंपाउंड्स, जिसमें से पहला कंपाउंड है क्लोरीन। फर्स्ट कंपाउंड इज क्लोरीन, सो वी विल सी द कंपाउंड्स नाउ। तो जो पहला कंपाउंड हमारे सिलेबस में है दैट इज क्लोरीन। क्लोरीन वॉज डिस्कवर्ड इन 1774, नन ऑफ इम्पॉर्टेंस। डेवी ने स्टैब्लिश किया था इसका एलिमेंट्री नेचर। प्रिपरेशन पे आते हैं बच्चों, तो प्रिपरेशन का जो पहला रिएक्शन है वो क्या है, मैग्नीज डाइऑक्साइड को HCl से ट्रीट करा गया तो MnCl2 बनेगा और साथ में क्लोरीन गैस मिलेगी। तो ये पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। दूसरा जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है बाय द एक्शन ऑफ HCl ऑन पोटेशियम परमैग्नेट। तो आप जानते हैं पोटेशियम परमैग्नेट एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब HCl के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे तो ये Cl2 यानी क्लोरीन को ऑक्सीडाइज कर देगा और आपको Cl2 गैस मिल जाएगी। इससे ज़्यादा जो पूछी जाने वाली प्रोसेस है वो है डिकॉन्स प्रोसेस। तो जब हम लोग ऑक्सीजन पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने ऑक्सीजन का रिएक्शन HCl के साथ वहाँ पर पढ़ा था और इस कैटलिस्ट को भी देखा था। मैंने आपसे कहा था कि समय आने पर मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। तो डिकॉन्स प्रोसेस जो है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2 एज कैटलिस्ट, एंड दिस इज द प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन। Next is electrolytic process. Chlorine is obtained by the electrolysis of brine solution, NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस से मिलेगा, और इसको हम लोग ऑलरेडी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो हम जब आगे इसको पढ़ेंगे तो वहाँ पर दोबारा से आएगा। कलर हम जानते हैं ग्रीनिश येलो गैस है, पंजेंट और सफोकेटिंग ऑर्डर होता है, एयर से 2 से 5 गुना हैवी होती है। इट कैन बी लिक्विफाइड easily into greenish yellow liquid which boils at 239 Kelvin। रिएक्शन इसका अगर आप किसी से भी कराएं मेटल से तो आप देखें क्लोराइड मिलेगा, लाइक एल्यूमिनियम, सोडियम एंड आयरन क्लोराइड। नॉन मेटल से आप कराएंगे तो फॉस्फोरस और सल्फर के भी क्लोराइड आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके पास हाइड्रोजन के लिए बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है,
तो अगर इसको कहीं से भी हाइड्रोजन मिल रहा है तो ये हाइड्रोजन को ऐड करके HCl बना लेगा। ये आपको रिएक्शंस लिखे हैं। हाइड्रोजन से डायरेक्टली रिएक्ट करता है, दूसरा H2S से रिएक्ट करेगा तो HCl बना देगा और सल्फर बन जाएगा। और अगर ये Cl2 C10H16 के साथ रिएक्ट करेगा देन यू आर गोइंग टू गेट अगेन HCl। यानी किसी भी कंपाउंड के पास अगर हाइड्रोजन है तो ये उससे हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। विथ एक्सेस ऑफ अमोनिया क्लोरीन गिव्स नाइट्रोजन एंड अमोनियम क्लोराइड। तो ये रिएक्शन मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये आप देखें बच्चों कि अगर आपने क्लोरीन एक्सेस में लिया तो क्या बनेगा NCl3 और HCl, और अगर अमोनिया एक्सेस में लिया गया है तो क्या बनेगा NH4Cl और N2। तो यहाँ पर ये रिएक्शन NCERT में दिया हुआ है, ये रिएक्शन आपको याद रखना है। अमोनिया के टाइम पे भी इस रिएक्शन को हम लोगों ने एक बार डिस्कस किया था। नेक्स्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ दिस, अगर क्लोरीन को कोल्ड एंड डाइल्यूट के साथ रिएक्ट कराया जाए, ध्यान से सुन ले बच्चों, कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH के साथ, तो आपको मिलेगा NaCl साथ में NaOCl। ये जो NaOCl होता है ये क्या होता है, हाइपोक्लोराइट। सो दिस इज हाइपोक्लोराइट, ये आपको याद रखना है। लेकिन अगर आप हॉट एंड कंसनट्रेटेड लेंगे तो NaCl तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको मिलेगा NaClO3, यानी ये है क्लोरेट। तो यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, यू आर गोइंग टू गेट क्लोरेट। और इससे ऊपर क्या मिलने वाला था, हाइपोक्लोराइट। ड्राई स्लेक्ड लाइम इट गिव्स ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। और CaOCl होल ट्वाइस, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। हालांकि ब्लीचिंग पाउडर में और भी कंपाउंड्स होते हैं, वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। द कंपोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl2 CaCl2 CaOH होल ट्वाइस .2H2। ये है कंप्लीट ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। इसका जो एक्टिव कंपोनेंट है वो CaOCl होल ट्वाइस होता है। अगर मीथेन के साथ रिएक्शन कराएंगे, इथेन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इट विल फॉर्म क्लोराइड। ये हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ये एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आप देखें यहाँ पर इसने फेरस को यानी Fe+2 को किस में कन्वर्ट कर दिया, Fe+3 में। यहाँ आयरन +3 में है। दूसरे नंबर पे सल्फाइट जो है SO3, इसको सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है। सल्फर डाइऑक्साइड को H2SO4 में कन्वर्ट कर दिया है, यानी +4 से +6 में ऑक्सीडेशन कर दिया है। और आयोडीन को कन्वर्ट कर दिया है HiO3 में। सो दिस इज अगेन ऑक्सीडेशन 0 से +5 में। ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, लेकिन सिर्फ मॉइस्चर मिलने पर, यानी बिना मॉइस्चर के ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम नहीं करता है। और परमानेंट ब्लीचिंग होती है, और ब्लीचिंग का मतलब होता है कि कलर को गायब कर देता है। ये बात आपको याद रखनी है बच्चों, दिस इज इम्पॉर्टेंट अबाउट इट। ओके, सो नेक्स्ट जो कंपाउंड हमको पढ़ना है वो कौन सा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। इट ब्लीचेस वेजिटेबल और ऑर्गेनिक मैटर इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। ब्लीचिंग इफेक्ट ऑफ क्लोरीन इज परमानेंट। सो ये तो उसी का पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ क्लोरीन। नाउ ग्लोबर प्रिपेयर्ड दिस एसिड, ये जो एसिड है HCl, इसके बारे में अब यहाँ से पढ़ाना शुरू किया गया है। प्रिपरेशन का तरीका आप देख लें। सबसे पहला तरीका है NaCl को H2SO4 के साथ ट्रीट करें, या फिर NaHSO4 को आप ट्रीट करें NaCl के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, HCl मिलेगा इन बोथ द केस। नेक्स्ट इज HCl कैन बी ड्राइड बाई पासिंग थ्रू कंसनट्रेटेड H2SO4। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। HCl को ड्राई कर सकते हैं क्योंकि HCl भी एसिड है और H2SO4 भी एसिड है, तो दोनों आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, सो दे कैन बी ड्राइड। पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि अमोनिया को ड्राई नहीं कर सकते हैं H2SO4 से। कारण क्या है, क्योंकि वो इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है। SO2 को नहीं कर सकते क्योंकि ऑक्सीडाइज कर देता है। नेक्स्ट इज इट इज़ अ कलरलेस एंड पंजेंट स्मेलिंग गैस। It is easily liquefiable into colorless liquid and freezes to a white crystalline solid. Extremely soluble in water and ionizes as HCl जो है H+ और Cl- के रूप में आयोनाइज होता है। अमोनिया एक बेस है, अगर आप इसको HCl से रिएक्ट कराएंगे तो अमोनियम क्लोराइड यानी सॉल्ट मिल जाएगा। It reacts with NH3 and gives white fumes of NH4Cl। तो ये भी अमोनिया की एक प्रॉपर्टी है, इसके वाइट फ्यूम्स। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं जब हम लोग अमोनिया की पढ़ाई कर रहे थे, तब कि अमोनिया HCl के साथ रिएक्ट करके वाइट फ्यूम्स बनाता है। एक और मिक्सचर है
when 3 part of concentrated HCl and 1 part of concentrated HNO3 are mixed, aqua regia is formed which is used for dissolving noble metals. तो गोल्ड और प्लैटिनम जैसे मेटल को अगर आप डिसॉल्व करना चाहते हैं तो आपको कौन सा मिक्सचर बनाना पड़ेगा? एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया में आपको दो चीज़ें लेनी रहती हैं, एक तो HCl और साथ में HNO3। कई बार हम लोग भूल जाते हैं कि HCl कौन 3:1 में कौन 3 था कौन 1, तो HCl में आप देखें 3 अक्षर आते हैं H, C और L, तो ये 3 है और ये क्या है 1 है। अब ये ना सोचना कि इसमें एक ही अक्षर आ रहा है, तो ऐसा नहीं होता है, बट आप यहाँ से लॉजिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिकम्पोजेज सॉल्ट ऑफ वीकर एसिड्स, कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एंड सल्फाइड्स। तो आप यहाँ देखें कार्बोनेट है, कार्बोनेट को HCl ने डिकम्पोज कर दिया किसमें? H2O में और CO2 में। यहाँ पर आप देखें हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको डिकम्पोज कर दिया H2O में और CO2 में। Na2SO3 है, इसको डिकम्पोज कर देता है H2O में और SO2 में। यानी ये डिकम्पोज करता है कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट और Na2SO3 यानी सल्फाइट, इनको ये डिकम्पोज कर देता है। नेक्स्ट हम आते हैं अगले कंपाउंड्स पे, दे आर ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया ऑक्सो एसिड किसे कहते हैं। एक टेबल यहाँ पर दी है और इस टेबल से पहले थोड़ा सा हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं कि ऑक्सो एसिड के स्ट्रक्चर में हमको क्या पता होना चाहिए। सो लेट्स गो एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड्स हेयर। तो सबसे पहले बच्चों जान लें कि ऑक्सो एसिड किसे कहा जाता है। व्हाट आर ऑक्सो एसिड्स? तो ऑक्सो एसिड्स जो हैं वो क्या होते हैं? ऑक्सो एसिड्स आर, अगर मान लें कि आप कोई एक एटम है जिसको मैं X मान लेता हूँ, इस X से जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन। इट मीन्स हाइड्रोजन इज कनेक्टेड टू ऑक्सीजन एंड देन ऑक्सीजन इज कनेक्टेड टू द सेंट्रल एटम। ये जो X है यहाँ पर ये कौन सा एटम है? सेंट्रल एटम है। तो अगर इस तरीके का आपको अरेंजमेंट कहीं पर मिल रहा है तो आप समझ जाएं कि वो कौन सा है? ऑक्सो एसिड है। फॉर एग्जांपल पहला ऑक्सो एसिड हम लोग देखते हैं P डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH, यहाँ भी OH और यहाँ भी OH, दिस इज़ H3PO4। तो यहाँ पर आप देखें ऑक्सीजन जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन से, यह हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, और फिर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है फॉस्फोरस यानी सेंट्रल एटम। तो हम ये कह सकते हैं दिस इज़ एन ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस। तो ये फॉस्फोरस का ऑक्सो एसिड है, फॉस्फोरस, ओके, फॉस्फोरस ऑक्सो एसिड है। नेक्स्ट इज, अगर मान लो हैलोजन का ऑक्सो एसिड बनाना हो तो किस तरीके से बनाएं? तो 4 ऑक्सो एसिड हैलोजन के पॉपुलर हैं और मैं क्लोरीन के बना रहा हूँ। तो सबसे पहला तो है HOCl, दूसरा है HClO2, देखें आप Cl के साथ एक ऑक्सीजन था, अब 2 ऑक्सीजन आ गए हैं। तीसरा है HClO3 और चौथा है HClO4। सबसे पहले तो इसका नाम आपको पता होना चाहिए। द नेम ऑफ दिस इज हाइपोक्लोरस, इसका नाम है क्लोरस। HClO3 का नाम है क्लोरिक और HClO4 का क्या नाम है? परक्लोरिक। एसिड सभी के नाम के आगे जरूर आएगा। सो दीज आर द नेम ऑफ दीज 4 एसिड्स, हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक एंड परक्लोरिक। नेक्स्ट थिंग, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट इन सब की पता होनी चाहिए। यहाँ पर आप देखें +1 है, यहाँ पर क्लोरीन की है +3, यहाँ पर क्लोरीन है +5 और यहाँ पर क्लोरीन है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में। सो दीज आर द ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस। इसी तरीके से ब्रोमीन बनाता है, इसी तरीके से आयोडीन भी बनाता है। एक और चीज़ है जिसका भी नाम अस से है, उसका अगर हाइड्रोजन हटा दें तो आइट लिखा जाता है। जैसे अगर कहीं OCl लिखा हो, OCl-, तो इसका नाम क्या लिखेंगे? दिस इज़ हाइपो और फिर लिखेंगे क्लोराइट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। यहाँ क्लोरस है तो अगर कहीं पर आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिल जाए ClO2-, so this will be called as
क्लोराइट, आइट लिखते हैं। अगर इक लगा हो तो इक अगर है तो दिस इज ClO3 माइनस, इसको अगर हम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, दिस विल बी कॉल्ड एज क्लोरेट। और अगर पर क्लोरिक है तो ClO4 माइनस मिलेगा, तो वी विल कॉल एट पर क्लोरेट, पर क्लोरेट। तो ये थोड़ा सा नाम लिखने में पहचानने में आसान हो जाता है। तो ये बात आपको इतनी याद रखनी है रिगार्डिंग ऑक्सी एसिड्स। स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर बना के दिया गया है, आप देख सकते हैं। क्लोरीन सेंट्रल एटम है, पहले इसने एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग की, फिर इसने आप यहाँ पर देखें क्लोरस एसिड बन गया, फिर इसने 2 ऑक्सीजन ले लिए, क्लोरिक बन गया, फिर इसने 3 ऑक्सीजन ले लिए तो क्या बन गया, पर क्लोरिक बन गया। बाकी OH तो सबके साथ जुड़ा ही जुड़ा रहेगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में सिर्फ एक ज़रूरी बात बतानी है, हैलोजन्स आपस में मिलके बनाते हैं। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, इसका जो कलर और प्रॉपर्टी है इसको याद करना बहुत ज़रूरी नहीं है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में सबसे ज़्यादा बात होती है, वो कहाँ पर सिखाई जाती है, केमिकल बॉन्डिंग में। यहाँ पे एक ज़रूरी बात लिखी है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका, और वो ये है कि जो इंटर हैलोजन कंपाउंड हैं जब वो वाटर से रिएक्ट करते हैं तो किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता है। सो यू हैव टू सी इट हेयर। यहाँ मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, दे आर इम्पॉर्टेंट। सो यहाँ पर मान लेते हैं कि एक इंटर हैलोजन कंपाउंड मैंने बनाया IF7। तो आप इसमें देखें आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर +7 और फ्लोरीन की है -1। तो अगर इसका आप रिएक्शन कराएंगे H2O के साथ तो बस आपको ये याद रखना है कि किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होनी है। तो ये क्या बना देगा, HiO4 बना देगा, और साथ में क्या बना देगा, HF बना देगा। तो HF में देखें फ्लोरीन -1 पे है और HiO4 में एक इसमें है +7 पे है। तो ये क्या बन गया, पर आयोडिक एसिड, पर आयोडिक। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको लिख के दिखाया था, दिस इज पर आयोडिक, और ये तो हाइड्रोजन फ्लोराइड ही है। ऐसे एक और रिएक्शन मान लो ClF3 लिखते हैं, तो आप देखो यहाँ पे क्लोरीन किस स्टेट पे है +3 और फ्लोरीन किस पे है -1। अगर ये H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो बस आपको ये याद रखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेंज नहीं होंगी। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगी तो व्हाट विल बी द सिचुएशन, क्लोरीन को +3 वाले में भेजना है, यानी HClO2 बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, दिस विल बी HF। तो ये जो HClO2 बना है इसका नाम अभी मैंने आपको बताया था, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज क्लोरस एसिड, दिस इज क्लोरस एसिड। तो इस तरीके से आपको ये रिएक्शन याद रखना है। अगर कभी भी इस तरीके का आ जाए तो आपको यही रूल अप्लाई करना है कि H2O के साथ ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगी। दूसरी एक और ज़रूरी बात है, मैं यहाँ पर एक कंपाउंड लिख रहा हूँ, लेट अस कंसीडर आई एम राइटिंग ICl, और अगर मैं इसका कंपेयर करूँ Cl2 से तो विच इज़ मोर रिएक्टिव, Cl2 या फिर ICl। तो आप देखें Cl2 में क्लोरीन और क्लोरीन दोनों की EN क्या है, सेम है। तो ये जो है ये नॉन पोलर कंपाउंड होगा, नॉन पोलर कंपाउंड। लेकिन अगर मैं ICl को देखूंगा तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन ICl, आई विल राइट इट हेयर, ICl ये एक पोलर कंपाउंड होगा क्योंकि EN किसकी ज़्यादा है, क्लोरीन की। अगर ये पोलर है तो अगर मैं रिएक्टिविटी कंपेयर करता हूँ तो रिएक्टिविटी कंपेयर करेंगे, देन रिएक्टिविटी ऑफ ICl विल बी मोर देन द रिएक्टिविटी ऑफ Cl2। दिस यू हैव टू कीप इन योर माइंड। कारण मैंने आपको बता दिया, बिकॉज ICl इज पोलर। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड जितने भी होते हैं दे आर मोर रिएक्टिव देन द हैलोजन्स, दिस यू हैव टू कीप इन योर माइंड। लेट्स रीड इट हियर। Their chemical reactions can be compared with the individual halogens. In general, interhalogen compounds are more reactive than halogens except fluorine. फ्लोरीन से ज़्यादा नहीं हो पाते हैं, बाकी सबसे ज़्यादा होते हैं। This is because XX dash bond in interhalogen is weaker than XX bond in halogen except FF bond. All these undergo hydrolysis, giving halide and ion derived from the smaller halogen and a hypohalite, halite, halate और परहैलेट, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं करनी है बच्चों। तो इसी के साथ ये हमारा क्या ख़त्म हो गया, ग्रुप 17 समाप्त हो गया।
एक क्वेश्चन एनसीईआरटी ने लिखा है वाई इज़ ICL मोर रिएक्टिव दैन I2। जो अच्छे बच्चे होंगे उनको मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ, जो अच्छे बच्चे नहीं हैं वो मेरी बात ना सुने। जो बहुत अच्छे बच्चे हैं, अच्छी तैयारी कर रहे हैं और जो प्रॉपरली पढ़ रहे हैं, उनके लिए कुछ संदेश है। पहली बात ये है कि जो यूजेस लिखे हैं पी ब्लॉक में, यूजेस ऑफ हैलोजन या किसी का भी यूज़, इसको ज़रूर पढ़ लेना बच्चों। अब मैंने इसको यहाँ पर इसलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि इसमें कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं, तो उसको मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप स्वयं से उसको करें, इसको ज़रूर पढ़ें। इट इज़ फॉर गुड स्टूडेंट्स। बिकॉज बेटा अगर इससे क्वेश्चन आया तो ये भी कितने के लिए आएगा, 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा। तो यूजेज कोई भी काम करो तो 100% करो, डोंट लीव स्पेस। अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें 100% करके जाओ, लीकेज मत छोड़ो, डोंट लीव एनी स्पेस, क्योंकि स्पेस छोड़ने का कोई औचित्य नहीं बनता है। आइदर लीव इट फुल्ली और डोंट लीव एनी स्पेस। या तो पूरा पढ़ो ही ना, क्योंकि अगर जो नहीं पढ़े वही आ गया तो फ़ायदा क्या है। तो आप 100% पढ़ के जाएं। तो अभी आप पी ब्लॉक का जो भी ग्रुप पढ़ रहे हैं, जैसे अभी आपने ग्रुप 17 आज का पढ़ना है, तो एनसीईआरटी अपनी भी खोलो एक बार, और उस एनसीईआरटी अगर नहीं है तो ये मत कहना कि सर किताब भूल आए हैं। आप क्या करें कि ऑनलाइन उसको देख लें और एक एक शब्द पढ़ो। अभी टाइम मिल गया ना 80 दिन का, ये उस टाइम की बात बता रहे हैं बच्चों जो अपनी तैयारी करते थे। तो अगर आपको प्रॉपर रैंक चाहिए तो एक एक शब्द पढ़ो एनसीईआरटी का, अभी, हर बार नहीं, सिर्फ एक बार। तो अभी एक एक शब्द पढ़ो और सबको समझो। जो ज़रूरी और कॉन्सेप्चुअल हिस्सा है उसको मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो पढ़ाई करें बच्चों। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी। सवालों को करेंगे, कल से कुछ और पैटर्न चेंज कर रहे हैं। सो कल मिलते हैं फिर। हैव अ नाइस डे।